सब कुछ कह देना कितना आसान होता है, पर उस कहे को सबको समझा पाना बहुत मुश्किल। शब्द पहाड़ लगने लगते हैं और भाव एक गहरा समंदर। फिर भी मन का चकोर मानता कहां है। इसे तो बस उस एक आस की तलाश है जो कहता है कि सब बदल सकता है, जो कहता है कि ये कहानियां एक दिन समाज का आईना बनेंगी, और जो कहता है कि ये चिरस्थायी एक दिन स्थायी नहीं रहेगा। अपने समय से बहुत आगे की सोच रखने वाले और समाज में व्याप्त कुरीतियों को अफसानों के जरिए उजागर करने वाले दो अफसाना निगारों का भारत साक्षी रहा है, जिनमें से एक हैं कलम के सिपाही प्रेमचंद और दूसरे हैं महान कहानीकार सआदत हसन मंटो। आज के इस वीडियो में बात प्रेमचंद की होगी। प्रेमचंद की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि वो छायावाद युग था, जबकि हर बात इस तरह से प्रस्तुत की जाती है जैसे प्रसाद की कहानियों को समझने के लिए बड़ी मेहनत, बड़ी तपस्या की तरफ, साधना की तरफ बैठना पड़ता है कि समय कोई शब्द छूट न जाए। लेकिन प्रेमचंद के पात्र ऐसा लगता है जैसे हमारे अगल बगल के लोग बोल रहे हो बात। असली हिंदुस्तानी हिंदी, जो हिंदी, उर्दू और देशज भाषाओं को मिलकर के बोली जाती है, उस भाषा का इस्तेमाल करने वाले वो पहले हिंदी के लेखक थे। इस मामले में और भी प्रासंगिक है वो, उन्होंने उस भाषा का प्रयोग किया जो हमारे आम बोलचाल की भाषा है, और एक छोटा सा आदमी भी, एक नन्हा सा बालक भी उनकी कहानी को समझ सकता है। जबकि आप छायावादी कहानियों को समझने के लिए कितनी कसरत करनी पड़ती है। प्रेमचंद प्रसाद जैसे बड़े कहानीकार की कहानी समझने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ तक कि उसने कहा था पढ़ने के लिए तो बहुत दिन तक समझे भी नहीं आती कि कहानी क्या है। लेकिन प्रेमचंद की कोई भी कहानी ऐसी नहीं है जो कि तुमको, आपको, हमको, सबको उस स्थान तक ले जाकर न खड़ा कर दे जहाँ प्रेमचंद ले जाना चाहते हैं। उनकी कहानियाँ उनके उपन्यासों से ज़्यादा ताकतवर हैं। जन जीवन के जितने नज़दीक उनकी कहानियाँ हैं उतने उपन्यास नहीं हैं। उपन्यास में तो ढेर सारे प्रवचन हैं, भाषण हैं, जैसे गोदान कोहली कितने प्रवचन हैं, राय साहब के, मेहता साहब के, इतने लंबे लंबे आख्यान हैं कि आदमी उसमें बोर थक जाता है। लेकिन उनकी कहानियाँ तो इतनी सधी हुई हैं और आम आदमी की बोलचाल की भाषा में। प्रेमचंद की जो सबसे बड़ी विशेषता है, प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था और पिता मुंशी अजायब राय लम्ही में डाक मुंशी थे। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्ष में रहा। लेकिन साहस के सामने विघ्न कहां टिक पाते हैं। माता की मृत्यु के बाद उन्होंने 13 साल की उम्र में ही तिलिस्म होशुरोबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ शरसार, मिर्जा हादी रुस्वा और मौलाना शरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया, और यहीं शुरू हुआ धनपत राय का साहित्यिक सफर। यूं तो उनके साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 से हो चुका था, पर उनकी पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में 1915 में सौत नाम से प्रकाशित हुई और 1936 में अंतिम कहानी कफन नाम से प्रकाशित हुई। 20 वर्षों की इस अवधि में उनकी कहानियों के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। प्रेमचंद से पहले हिंदी में काल्पनिक, अय्यारी और पौराणिक धार्मिक रचनाओं का ही प्रचलन था। हिंदी में यथार्थवाद का आधार रखने वाले प्रेमचंद पहले रचनाकार माने जा सकते हैं। प्रेमचंद ऐसे कहानीकार थे जिनमें कल्पना नहीं, यथार्थ को उन्होंने जीवन में लिया। अब तो उनको मुंशी सिद्ध किया जा रहा है कि सामंत के मुंशी हैं। हिंदी के बहुत बड़े आलोचक प्रेमचंद के, बहुत प्रगतिशील अपने को मानने वाले बहुत बड़े दलित लेखक धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीर कहते हो तो सामंतों के मुंशी थे। अब प्रेमचंद जैसा आम आदमी का लेखक जो आम आदमी की जीवन की बात करता है और आम आदमी के लिए लड़ता है, कोई वैसा एकमात्र कहानीकार है जिसने छोटे से छोटे लोगों के दुख की तकलीफ को नज़दीक से महसूस किया। जैसे ईदगाह कहानी पढ़ो अब तुम। ईदगाह कहानी में उस लड़के की अपनी माँ के साथ
चिमटा वाली वो बात, किस तरह से वो चिमटा के कहानी को अपने किस तरह से प्रेमचंद करते हैं कि लड़के को 2 पैसे देती है बाजार करने के लिए, लड़का 2 पैसे का सामान मिठाई नहीं खरीदता, खाने के लिए नहीं लेता। माँ के जलते हुए हाथ उसको याद आते हैं कि खाना बना रोटी सेंकते समय माँ का हाथ जल जाता है, यदि एक चिमटा ले लिया जाए तो उस चिमटे से कम उसका हाथ तो न जलेगा। ये संवेदना प्रेमचंद की है। उसका छोटा भी पात्र इस तरह से संवेदित होता है और इतनी संवेदना रखता है। जितनी भी प्रेमचंद, चाहे बूढ़ी काकी देखो, उनके कहानियों के कि आज भी बूढ़ी काकी का परिष्कार, बूढ़ी काकी जैसी कहानी का परिष्कार भीष्म साहनी आगे चल करके चीफ की दावत में देते हैं। वही माँ की स्थिति जो प्रेमचंद के कहानी की माँ, बूढ़ी माँ की स्थिति है, चीफ की दावत की भी, चीफ के माँ की भी यही हालत है उसकी, जो अपने चीफ के सामने, अपने अफसर के सामने माँ को एक कोठरी में बंद कर देता है। तो प्रेमचंद तो ऐसे कहानीकार हैं जिन्होंने लेखकों को एक दिशा दी और बहुत बड़ा लेखक वर्ग तैयार किया उन्होंने। प्रेमचंद की रचनाएं समाज के हर उस वर्ग पर चोट करती हैं जो कुंठित मानसिकता को धारण किए हुए स्वयं को ही श्रेष्ठ मानते हैं। इनकी रचनाओं की भाषा आम जन की भाषा है। शायद यही कारण है इनकी कहानियां और उपन्यास आज भी उतने प्रासंगिक हैं जितने कि कल हुआ करते थे। उसी सोजे वतन में आई थी अपनी जन्मभूमि। तो अपनी जन्मभूमि में एक ऐसे आदमी के चित्रण वो करते हैं जो अमेरिका चला जाता है और 50-60 साल अमेरिका में रहता है, लेकिन वो अपने देश में आने के लिए छटपटाता है और अपने उस आगे की उम्र के उत्तरार्ध में वो अपने देश आता है और अपने देश आकर के कहता है कि अपने देश से बड़ी बात कोई नहीं होती और बाहर कितना भी रहो, तो ये उन लोगों के लिए संदेश है। आज से 100 वर्ष पहले लिखी कहानी में उन लोगों के लिए संदेश है जो आज भी विदेशों में जा कर के वहीं के होकर के रहते हैं और अपनी मातृभूमि की तरफ लौटने की कभी बात नहीं सोचते। तो प्रेमचंद ने 100 वर्ष पहले इस बात को रेखांकित किया था। इसलिए प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक हैं और बड़े महत्वपूर्ण बात, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात इस माध्यम से उठाई है कि अपनी जन्मभूमि क्या मायने रखती है और अपनी जन्मभूमि क्यों प्रिय होनी चाहिए। गांव का चित्रण नहीं करते, वो गांव में रहकर गांव का चित्रण करते हैं। वो गांव से जमीन से इतने जुड़े हैं कि बनारस में नौकरी करते हुए भी वो लम्ही से जुड़े हैं, अपने गांव से जुड़े हैं। तो गांव का जीवन उन्होंने देखा है, तो गांव का हर पात्र उनकी निगाह के सामने से गुजरता। फिर शहर का पात्र, शहर के पात्र को जब देखते हैं तो उसका शहर वाले का नकलीपन भी उसको दिखाई पड़ता है। अब प्रोफेसर मेहता और मालती, उनके उपन्यासों के पात्र तुम गोदान के देखो, कितना नकली जीवन है उनका, लेकिन उनका होरी, उनकी धनिया, उनका गोबर, नाम देखो, उनके नाम भी देखो किस तरह से नाम रखते हैं, वही जो गांव में जिस तरह से नाम होते हैं। कोई प्रसाद नहीं, कोई बड़ा लंबा चौड़ा बड़ा सुंदर नाम नहीं। तो ऐसे पात्रों को लेकर वो जीवंत कर देना। अब जैसे तुमको हम एक कहानी बताएं, जैसे पूस की रात, 100 बरस पहले लिखी हुई कहानी सोचो आज भी कितनी प्रासंगिक है। आज उस समय भी प्रेमचंद का वो हल्कू जो है वो किसानी इसलिए छोड़ देता है कि उसके सारी कमाई रात भर में उसके चर जाते हैं, आकर जंगली पशु जो होते हैं चर जाते हैं। रात भर रखवाली करता है, थोड़ी देर के लिए नींद आ जाती है तो जितने जानवर हैं आकर के सब उसको खा ले जाते हैं, पूरी बर्बाद हो जाती है फसल। आज भी किसान की वही हालत है। आज जो ऐरा प्रथा है गांव की और जो नील गायें गांव में घुस गई हैं, 3 नील गायें मारना प्रतिबंधित है। तो इन्होंने इस तरह से खेती चौपट की है कि आज का किसान हल्कू की तरह ही कहने के लिए मजबूर हो जाता है कि इस खेती से अच्छा है कि चलो कहीं अब नौकरी कर लें, 4-6 रुपया वो कमाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ज़िंदगी भर खेती करो पिसो और एक दिन में सारी की सारी फसल चौपट हो जाती है, कभी ओला से, कभी पानी से, कभी बरसात से और कभी इस तरह से पशुओं से। इससे तो अच्छा है नौकरी कर लें। तो वो पूस की रात का हल्कू
आज हर किसान की आवाज है। मुंशी प्रेमचंद के कथाकार रूप की तुलना में उनके पत्रकार रूप की चर्चा नहीं के बराबर हुई है। उनके पत्रकारीय लेखन, अनेकानेक रिपोर्टाज, लेख, टिप्पणियां, पुस्तक परिचय व समीक्षाएं वगैरह को पढ़े बगैर प्रेमचंद के समग्र साहित्यिक अवदान को समझा ही नहीं जा सकता। पत्रकार भी कमजोर नहीं है, क्योंकि उनका महाजनी सभ्यता निबंध आज भी सारे निबंधों पर हावी है। जो जितना कुछ वर्तमान लिखा जा रहा है, उनके सामने यदि अकेला निबंध रख दिया जाए उनका महाजनी सभ्यता, तो आज भी महाजनी सभ्यता है। आज भी महाजन ही सब कुछ कर रहा है। अब जैसा कुछ देर पहले मैंने तुमसे बताया ना कि पहले संपादक, अखबार का संपादक जो होता था, लेखक होता था, प्रकाशक होता था, मुद्रक होता था। लेकिन आज संपादक न लेखक होता है न प्रकाशक होता है, वो केवल पूंजीपति होता है जो अखबार छापता है, छपवाता है और उसका पैसा लेता है, पैसा कमाता है उसका। लेकिन ये ऐसे लेखक थे प्रेमचंद, जिन लोगों ने कि सब कुछ, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी देखो, नौकरी छोड़ के सरस्वती पत्रिका शुरू की, और सरस्वती के लिए कितनी मेहनत उन्होंने की पत्रिका चलाने के लिए, क्योंकि पत्रिका चलाना बड़ा कठिन होता है, अखबार चलाना बड़ा कठिन होता है। और ये काम तिलक ने भी किया, गांधी जी ने किया, ये गणेश संघ विद्यार्थी ने किया, बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया। ये सारे के सारे लोग लेखन के क्षेत्र में भी, जो साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत आगे रहे, वो पत्रकार भी हुआ करते थे। प्रेमचंद पत्रकार भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके पत्रकार में उस समय की पत्रकारिता में संपादकीय ही सब कुछ हुआ करता था, और ये संपादक एक दिशा देता था कि इस अखबार की दृष्टि क्या है। प्रेमचंद आजादी से पहले के उस समय के समाज और अंग्रेजी शासन के बारे में लिख रहे थे। उन्होंने जनता के शोषण, दुख, दर्द और उत्पीड़न को बहुत बारीकी से महसूस किया और उसे लिखा। लेकिन प्रेमचंद का रचना संसार बहुत बड़ा और समृद्ध है। आज़ादी का आंदोलन है, लड़ाई है, संघर्ष है, आदर्शवादिता ज़्यादा है, एक ओढ़ा हुआ आदर्श, और ऐसा आदर्श जो हमको तो लगता नहीं कि गांधी जी के बाद किसी के जीवन में वो आदर्श उतरा हो। इसलिए प्रेमचंद के ऊपर भी लोगों ने आरोप लगाया कि इनके ऊपर गांधीवाद का प्रभाव है। यद्यप गांधी जी ऐसे एक अकेले आदमी संसार में हुए जो न किसी से प्रभावित रहे हैं, टॉल्स्टॉय का प्रभाव उनके ऊपर थोड़ा सा था, लेकिन उन्होंने किसी को प्रभावित करने के लिए कुछ नहीं किया। उनकी आत्मा ने जो कहा वो किया। प्रेमचंद ने वही अपने कहानियों में किया, उपन्यासों में वो काम नहीं किया उन्होंने। उनके उपन्यास में उतने सार्थक नहीं मानता हूँ जितनी कहानियाँ उनकी जीवंत हैं। एक एक मिथ्याचार, एक एक आडंबर, एक एक दलाली, घूसखोरी, जितनी भी बेईमानियां गांवों में हैं, सारी की सारी आज भी जिस तरह से हैं। तर्क की कहानी, लोग आलोचक तो ये भी कहते हैं कि यदि आज़ादी के पहले का भारत को जानना हो तो प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ो, प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़ो। लेकिन आज भी वही 100 वर्ष पहले की लिखी कहानी आज भी बहुत प्रासंगिक है। हाँ, कुछ चीज़ें जरूर अप्रासंगिक कुछ दिन बाद लगेंगी, जैसे 2 बैलों की कथा। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया, वो आने वाली पीढ़ियों के उपन्यासकारों के लिए एक चुनौती बनी रही। प्रेमचंद के उपन्यास और कहानियों का भारत और दुनिया की कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर हैं और बने रहेंगे।